नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 78 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जमानत से संबंधित पति के विरुद्ध आया एक ऐसा जजमेंट है जिसमें जो पति होता है उसके ऊपर 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A-304B में FIR दर्ज होता है। पति उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है और अभी तक यानी 2022 तक पति को जमानत नहीं मिली रहती है। पति दो बार जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगा चुका है लेकिन उसके बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है और वर्तमान में ही अभी कुछ दिन पहले ही पति की एक बेल एप्लीकेशन को खारिज किया गया है। उसी के संबंध में हम बात करने वाले हैं, उसी के संबंध में मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ मामले के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का तो ऐसे में अनअकैडमी आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और बहुत आसानी से जुडिशरी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे एक नया बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है सारथी बैच फाउंडेशन फॉर ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस। ये जो बैच स्टार्ट हुआ है वो 26 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है। इस बैच में आपको शुभम उपाध्याय सर, देवशीष पांडे सर, शुभम द्विवेदी सर और अर्जिता चतुर्वेदी मैम आपके एजुकेटर होंगे। ये जो एजुकेटर हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको टिप्स भी देंगे। और अनअकैडमी पे अभी लॉ से रिलेटेड बहुत सारे बैचेज रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। ये बैचेज भी आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे और आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। अनअकैडमी पे जो एजुकेटर्स होते हैं वो आपको सारी चीजों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं, जिससे आपको सारी चीजें समझने में आसानी रहती है और आप अपने एग्जाम पे अच्छे से फोकस करके अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाती है। तो अब देर किस बात की, जितना जल्दी हो सके आप भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले ले। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं वो पति के विरुद्ध आया एक बेल एप्लीकेशन से संबंधित जजमेंट है। क्योंकि इस जजमेंट में जो धारा लगी है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के साथ साथ 304B भी लगी है। इसी वजह से इस जजमेंट में पति की गिरफ्तारी हुई है और पति को कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा है। पति जब बेल डाला है तो उसकी बेल एप्लीकेशन को हाई कोर्ट तक रिजेक्ट कर दिया है। अब क्यों किया गया है, क्या मामला है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप अपना ओपिनियन दीजिएगा इस मामले पे। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो बेल एप्लीकेशन से संबंधित है, यानी जमानत प्रार्थना पत्र से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट आया है वो बबलू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है उसे दहेज मांगा जाता है, परेशान किया जाता है। जब दहेज नहीं दे पाती है उसके बाद क्या होता है कि उसे मार पीट के दहेज के लिए और उसके बाद उसे जला दिया जाता है और बिना उसके घर वालों को यानी माता पिता को बताए ही उसे ले जाके कहीं दफना दिया जाता है। उसके बाद जो पत्नी होती है उसके जो पिता होते हैं वो जो पति होता है उसके ऊपर कंप्लेंट करते हैं और ये जो कंप्लेंट होता है, घटना जो होती है 2013 की होती है और 2013 के 3 साल पहले शादी हुई होती है। तो जब जो पिता होती है कंप्लेंट करती है कि मेरी बेटी को दहेज मांगा जाता था, इस वजह से परेशान किया जाता था, उसे जला के और मार दिया गया है, तो ऐसे में जो पति होता है उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B, 201 और बीपी एक्ट की धारा 3 और 4 में FIR दर्ज हो जाती है। अब देखिए, 2013 में जब FIR दर्ज हुआ होगा तो उसी समय पति को गिरफ्तार कर लिया गया होगा, क्योंकि इसमें 304 भी लगी है, यानी 2013 में ही पति की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद देखिए, जो पति होता है बेल एप्लीकेशन लगाता है, उसके बाद उसके पहले बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। फिर जो पति होता है अभी कुछ दिन पहले बेल एप्लीकेशन लगाया होता है, जो वर्तमान समय में यानी अभी कुछ दिन पहले खारिज हुआ रहता है, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यानी हम जिस बेल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो सेकेंड बेल होता है जो हाई कोर्ट में ही लगाया गया होता है।
तो देखिए जब जो पति होता है सेकेंड बेल एप्लीकेशन लगाता है तो उसमें जो हाई कोर्ट होता है पूरे मामले को जब देखता है तो उसमें हाई कोर्ट यही कहता है, यही पाता है कि देखिए जो पति होता है वो वास्तव में पत्नी से दहेज मांग रहा था, उसे वास्तव में प्रताड़ित कर रहा था। प्रथम दृष्टया या फिर जो भी लोग गवाह थे या फिर जो भी तथ्य थे वो यही कह रहे थे कि जो पति है उसने पत्नी से दहेज मांगा है, परेशान किया है, उसे मारा है और यहाँ एक संज्ञेय अपराध हुआ है। यानी ये जो घटना रहती है वो वास्तविक रहती है। जो भी प्रथम दृष्टया मामला बन रहा होता है उससे यही लग रहा होता है कि हाँ पति पत्नी को मारता था, परेशान करता था, दहेज मांगा था। क्योंकि इस मामले में हुआ कुछ ऐसा है कि जो पति होता है देखिए सबसे पहले क्या करता है, पत्नी से दहेज मांगता है, परेशान करता है। जब पत्नी नहीं दे पाती है तो उसके साथ मारपीट करता है, काफी उसके शरीर पे चोट पहुंचाता है। उसके बाद जो पत्नी होती है उसके ऊपर तेल छिड़क के उसे जला देता है। जब पत्नी जल के मर जाती है उसके बाद उसके शव को ले जाके कहीं दफना देता है और जो पत्नी होती है उसके पिता या फिर घर वालों की इसकी कोई सूचना ही नहीं देता है। बस पति यही कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ गई। यानी यहाँ ये बात स्पष्ट हो रही है, हाईकोर्ट यही कहता है कि हाँ पति जो था उसने ऐसा जानबूझ के किया है। आखिर जब पत्नी मर गई तो ऐसे में उसे घर वालों को तो सूचना देनी ही चाहिए थी, अंतिम संस्कार में बुलाना ही चाहिए था। लेकिन पति ने छुप छुपा के ये सारे काम किए, जिससे यही प्रतीत हो रहा है कि पति ने ये जानबूझ के किया है, सारी चीजों को सोच समझ के एक आपराधिक मस्तिष्क के तहत किया है। और इस वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पति ने ऐसा किया है और इस वजह से ऐसे पति को जिसने वास्तव में इतनी बड़ी क्रूरता की है, पत्नी के साथ मारपीट की है, उसे जमानत नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि ये जब पत्नी का जब शव मिलता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि पत्नी की जब मृत्यु हुई थी, जलाया गया था, तो उसे काफी ज्यादा मारा पीटा भी गया था, उसके शरीर पे चोट के भी निशान होते हैं। और इन्हीं सब आधारों पे जो पति होता है उसके बेल एप्लीकेशन को हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देता है। यानी 2013 से पति जेल में है, 2022 आ गया, लेकिन अभी तक पति को जमानत नहीं मिल पाती है, पति जेल में ही है। तो मेरे हिसाब से ये जो घटना हुई है, जैसा जजमेंट आया है, बिल्कुल सही जजमेंट आया है। क्योंकि ऐसे पति जो वास्तव में पत्नी से दहेज मांगते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और इस प्रकार का कृत्य करते हैं, पत्नी को दहेज के लिए लालचवश जला के मार देते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें जिंदगी भर जेल में ही रहना चाहिए और यही चीज उनके लिए उचित है। हाँ, ऐसा है कि कुछ ऐसे भी मामले दर्ज होते हैं जहां पत्नी झूठा आरोप लगाती है, झूठा केस दर्ज कराती है। ये मैं नहीं, कोर्ट भी कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही मामले झूठे होते हैं, कुछ तो मामले सही भी होते हैं। तो जो मामले सही होते हैं उनके लिए तो सख्त से सख्त उनको सजा मिलना चाहिए। और जैसा इस मामले में हुआ है वो जीता जागता उदाहरण है कि जो भी लोग ऐसे पत्नी को परेशान करेंगे, दहेज मांगेंगे, पत्नी को मारेंगे दहेज के लिए, उनके साथ ऐसा ही सख्त प्रावधान किया गया है और उन्हें ऐसी सख्त सजा ही मिलेगी। उन्हें कभी भी जमानत मिल पाना मुश्किल होगा। और साथ ही साथ मुझे ऐसा अब लग रहा है इस मामले में कि पति का पूरा ट्रायल खत्म हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, लेकिन उसे जमानत नहीं मिल पाएगी, जैसा इस मामले से प्रतीत हो रहा है। और ऐसा इस मामले में होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो यही चीख चीख के कह रही है कि जो पति है वास्तव में दोषी है, उसने जानबूझ के ये सारी चीजें किया है। अब देखिए जैसा इस पति के साथ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अब आपका इस पे क्या कहना है? क्या इस पति को जो इसने वास्तव में किया है उसे आजीवन कारावास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो ऐसे में डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।